नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो रुख करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। नया साल सेलिब्रेट करने के लिए लोग धर्म नगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले हरिद्वार के बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। वहीं होटलों और साथ ही आश्रमों में ठहरने के लिए भी बुकिंग तेजी से हो गई है और पिछले कुछ सालों में नए साल पर धार्मिक पर्यटन का चलान बढ़ा है। और साथ ही आपको बता दें, 2025 की विदाई के साथ साथ नए साल का आगाज हो जाएगा। नए साल का स्वागत लोग अलग अलग ढंग से सेलिब्रेट करके करते हैं और साथ ही हिल स्टेशन और क्लबों में पार्टी करना तो पुरानी बात है। नए साल पर धार्मिक पर्यटन का ग्राफ पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ हर साल न्यू ईयर पर लोग हरिद्वार का रुख करते हैं और गंगा स्नान कर नए साल का स्वागत करते हैं। नए साल पर हरिद्वार पहुंचने वालों में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं। नए साल पर बढ़े धार्मिक पर्यटन ने हरिद्वार के होटल कारोबार को भी बेस्ट बना दिया है और साथ ही जिससे होटल कारोबारी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। थोड़ा रौनक सी बढ़ी हुई है हरिद्वार में, जो मायूसी था वो थोड़ा खत्म हुआ है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। अभी पहाड़ों में देखिए, ऋषिकेश में या हरिद्वार में हमारा ही वो संख्याएँ हैं, क्योंकि मैं होटल एसोसिएशन का नेतृत्व करता हूँ। तो उसमें ऋषिकेश में जैसे कल बात हुई थी मेरी, वहाँ पे भी क्राउड है, मंसूरी में भी क्राउड है और आने वाला जो वर्ष है उसमें हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि जो 2025 गई है उससे अच्छा हो। और सरकार भी हमारे साथ, जो पिछले साल की कुछ नीतियाँ थी जिससे पर्यटन को आने में दुविधाएं खड़ी हुई थी, उस पर सुलभ सुचारू रूप से काम करे और आने वाला वर्ष अच्छा हो, मैं यह आशा करता हूँ। पर थोड़ा सा चहलकदमी बढ़ने से हरिद्वार में भी सुगबुगाहट हुई है मार्केट में, आप देख रहे होंगे। अभी 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, सुगबुगाहट अच्छी है और अच्छा होना चाहिए। पूरी प्रकार से आध्यात्मिक और सनातन परंपराओं में लिप्त वो युवा वर्ग जो कि अन्यत्र जगहों पर जाकर नव वर्ष मनाता था, लेकिन अब जो जिसे जंजीज कहते हैं, जो नव पीढ़ी है, वो लोग, उनका सबका जो आगमन है वो तीर्थ स्थलों की ओर हो गया है, मंदिरों की ओर हो गया है। इसलिए नव वर्ष पर भी आने वाले श्रद्धालु, अधिकांश वो नौजवान लोग गंगा में पूजा अर्चना करते हैं, गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं और तीर्थ से जुड़े हुए जितने भी आसपास के मंदिर इत्यादि हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। हम भी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं ये सनातन धर्म से जुड़े लोग अपने धर्म को पहचानें, अपनी रिचुअल्स को पहचानें। और प्लान हमारा काफ़ी दिनों से था बट पूरा नहीं हो पा रहा था, क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से, बिकॉज हम लोग काम करते हैं तो उसकी मदद से हम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से नई जनरेशन में जो नॉलेज है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया भी है, अब इंटरनेट भी है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जनरेशन ज़्यादा जा रही है। और जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो ऑब्वियसली धार्मिक जगहों की बातें ज़्यादा होती हैं। तो अब मैं एज अ यंगस्टर, मैं भी खुद चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करूँ, नॉट इवन टेक्नोलॉजी। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से ये हो रहा है। हरिद्वार में तो खैर हमारा एक्चुअली घाट मतलब ऐसी ही तीर्थ यात्रा है और मुझे मतलब हम हिंदू हैं ना, तो सारे हिंदुओं को मतलब काफ़ी पवित्र जगह है, तो इसलिए सारी याद इसलिए हम आ गए और हम काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हम तो जब मैं हिंदू हूँ ना, इसलिए मुझे हिंदू होने पर गर्व है, इसलिए मैं मतलब तीर्थ यात्रा घूमता रहता हूँ। मुझे और सब करने का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन चीज़ों में मन लगता है। हाँ जी, बहुत। तो जो लोग इधर उधर जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहीं जाते हैं, नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही उनसे मुझे मतलब है। अभी तो सोच रहे हैं, अभी तो मतलब यहाँ से नहाए हैं, बाकी देखते हैं मेरे दोस्त कहाँ लोग जा रहे हैं। हाँ, जाएंगे जिधर भी तीर्थ यात्रा सब जगह जाएंगे। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज में अंकिता हत्याकांड से नाराज कांग्रेसियों ने मेन चौराहे पर फूका भाजपा सरकार का पुतला। आपको बता दें, सितारगंज कांग्रेसियों ने फूका भाजपा सरकार का पुतला, जिसमें क्षेत्र के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। तो वहीं उपस्थित नवतेज पाल ने बताया कि अंकिता की हत्या हुई है, काफी दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है और जबकि हत्या में लिप्त कुछ लोगों के नाम उजागर भी हुए हैं, फिर भी सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाह रही है। और इसीलिए आज हमारे द्वारा सितारगंज के मेन चौराहे पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है और अगर आरोपियों अपराधियों के खिलाफ जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आगे भी धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे हम, और साथ ही जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसी क्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन अपराधियों ने अंकिता की हत्या की है, हम उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को जिस तरीके से सरकार ने लीपापोती करके अब तक दबाए रखा और आज जो एक महिला ने आकर
जो पोल खोली उसकी, और सरकार को जो है सीबीआई जांच करानी चाहिए, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के, इनके जो प्रदेश के प्रभारी थे दुष्यंत गौतम, उनका नाम आया, महेंद्र भट्ट जी का नाम वो ले रही है। तो इसमें हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाई उसकी अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को ये पता चल सके कि जो वास्तविक दोषी उनको सजा दी जा सके। ये कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जो अंकिता भंडारी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों से ऊपर की सोच रखकर भारतीय जनता पार्टी की भी जो महिला मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं, क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं है? क्या आप ये देखिए कि वो हिंदू की बेटी नहीं है? लेकिन आज उसके साथ इस तरीके का अन्याय, और जब ये पहले कह रहे थे कि इस तरीके का खुलासा जो है कि नहीं हो पा रहा है, वीआईपीओ का खुलासा नहीं हो पा रहा है, आप देखिए इन्हीं की महिला ने, इन्हीं की पदाधिकारी ने जब उसका खुलासा कर दिया है तो खाली इसे लाग लपेट करने की क्या जरूरत है। आज हम लोगों ने मांग करी है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी वीआईपीओ का नाम आ रहा है उनको भी कानून के शिकंजे में लेना चाहिए। लीपापोती करने की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बंद कर दें। खबर रामनगर से है, जहां अंकिता हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। मामले से जुड़े उर्मिला सनावर द्वारा जारी ऑडियो क्लिप की निष्पक्ष जांच, कथित वीआईपी भाजपा नेता दुष्यंत गौतम उर्फ गट्टू की संलिप्तता की सीबीआई जांच तथा बुलडोजर चलवाकर हत्या से जुड़े सबूत मिटाने वाले भाजपा नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को महिला एकता मंच ने लखनपुर चुंगी पर जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और मामले की सच्चाई दबाई जा रही है। और साथ ही महिला एकता मंच की कार्यकर्ता ने कहा कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो ये न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुलडोजर की कार्रवाई का इस्तेमाल न्याय की बजाय सबूत मिटाने के लिए किया गया है, जो लोकतंत्र और कानून के शासन के खिलाफ है। और साथ ही महिला एकता मंच ने चेतावनी दी है कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और साथ ही प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई गई है। प्रदर्शन है अभी कुछ दिनों एक सोशल मीडिया पे उर्मिला सनवार का एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ है। उन्होंने उसमें अपराधी का नाम पुकारा है गट्टू दुष्यंत गौतम करके। तो हमारा पुष्कर धामी से ये कहना है, जो गट्टू दुष्यंत कुमार नाम लिया गया है तो उसको आप क्या कहते गिरफ्तार करिए और उसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाइए। और महिला एकता मंच यहाँ से ये कहना चाहता है कि अगर उसको सजा नहीं हुई, हम लोग आक्रोशित होकर भी सड़कों पे रहेंगे और अपना आंदोलन करेंगे और जुलूस निकाल के पूरा आक्रोश व्यक्त करेंगे। महिला एकता मंच के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, जो 2022 में अंकिता भंडारी, जो पहाड़ की रहने वाली अंकिता भंडारी थी, वो ऋषिकेश में एक रिसोर्ट में काम करती थी, लेकिन उसको निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। एक विशेष वीआईपी की सेवा के लिए उसको कहा गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो आज तक 2022 से हम उस केस को लड़ रहे हैं, उसके न्याय के लिए हम मांग कर रहे हैं। तो सरकार उस पर आंख बंद करे हुए है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा उस वीआईपी का नाम सामने आया, जिस वीआईपी के लिए वो सर्विस की बात कर रहे थे। तो आज पूरा उत्तराखंड में उबाल है कि वो वीआईपी आखिर कौन है, क्यों नहीं उसकी सीबीआई जांच की जा रही है। तो आज जो महिला एकता मंच के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन और एक जुलूस का कार्यक्रम किया गया है, तो हम लोगों की मांगे हैं कि जब तक वो वीआईपी का खुलासा न हो तो तब तक हम इस धरने को, इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। और जो सीबीआई जांच की मांग है, जब तक उस गट्टू नाम का, जो व्यक्ति का नाम गट्टू का बताया जा रहा है, उसकी जो सीबीआई जांच है वो नहीं होगी, तब तक हमारा जो ये महिला एकता मंच के द्वारा कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार है, जो हमारी भारत सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने आज पूरे उत्तराखंड की बेटी बहुओं की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि हम चाहते हैं कि ऐसे जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं और अपनी सत्ता से इस्तीफा दे। अगर मुख्यमंत्री सीबीआई जांच नहीं कर सकते, उनके हाथ में ये सब नहीं है, तो महिला एकता मंच के द्वारा हम यहाँ पर मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे।
खबर रुड़की से है, जहां रुड़की नारसन ब्लॉक के ग्राम गौधा रौणा में आज जन जन की सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुनकर उसका त्वरित समाधान करना रहा। जन सुनवाई में एडीएम हरिद्वार ने ग्रामीणों की शिकायत गंभीरता से सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे शिकायतों के समाधान में तेजी लाई जा सके। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि बैंक से लोन के सारे पैसे देने के बाद भी बैंक द्वारा नोटिस भेजा गया। लगातार पिछले कई महीने से बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग की बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, जिसमें एक उपभोक्ता का बिल कई हजार रुपए का आ रहा है। बिजली विभाग से शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग कर्मचारी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से कर लो लगातार। और साथ ही अधिकारियों की मनमानी सामने आ रही है। क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर भी शिकायत पत्र दिया गया है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस संबंध में क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं जब कृषि संबंधी खेत में पानी ना होने को लेकर किसान ने बताया कि अधिकारी विधायक का आदेश भी मानने से इनकार कर रहे हैं और लगातार अपनी मनमानी से कार्य कर रहे हैं। एडीएम हरिद्वार जयराम चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 120 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से विद्युत बिल और राशन कार्ड, भूमि विवाद, राजस्व, बैंक, अवैध खनन से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो सरकार जन जन के द्वार, सरकार जनता के द्वार, तो उसी उपलक्ष्य में हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी तक 120 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। जो अधिकांश शिकायतें भूमि से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, विद्युत बिल से संबंधित है। हम उसको संबंधित विभागों के साथ मिलकर के उसका विस्तार कर रहे हैं। इसका जो एक अभियान चल रहा है उसमें हमने वीडियो साहब से कहा है अभी अगर नाले से संबंधित आती है, साफ सफाई की आती है, गाँव में गंदगी आती है, जो ग्रामीणों के साथ मिल करके या एक अभियान चला करके साफ सफाई करें, उसमें नाले की भी सफाई की जाएगी। सर, बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है? नहीं, बिजली विभाग के मौजूद हैं। अधिकांश बिजली विभाग की शिकायतें आ रही है, कुछ अधिक बिल की भी आ रही है, कुछ विद्युत तार की आ रही है, कुछ पोल की आ रही है, वो सब उनको अवगत करा दिया जाए। पता भी नहीं उनके ऐसे खनन उठा लिया गया, इस पर बड़ी शिकायतें। नहीं, ये तो जांच का विषय है। अगर हम 1 साल बाद कहेंगे कि हमने खनन नहीं किया है, अगर उसी समय जब पहला नोटिस आता है उसी समय उसको तत्काल अपनी बात रखी जाती है, तो उस समय सुनवाई भी हुई है। मैंने अपने स्तर से 2-3 केस निरस्त भी किए हैं, जिसमें मुझे तत्काल अवगत कराया गया। लेकिन अब 1-2 साल बाद कहेंगे कि हमने खनन नहीं किया गया, तो उस पर विचार नहीं किया गया। उस पर नियमानुसार जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसके कार्रवाई। राम समाज की जो जमीन है सर, उससे भी खनन रहा है, उस पर अब तक के कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास जितने भी केस चल रहे हैं, सूचनाएं आ रही है, केस आ रहे हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। सिटीजन को लेकर सरकार कहीं ना कहीं लगातार प्रयास कर रही है। एक सीनियर सिटीजन यहीं पे मौजूद है, उसका बैंक की एक समस्या है, 1.5 लाख रुपए का उसका कुछ लोन था, लेकिन उसमें उसकी सुनवाई नहीं हुई। पिछले लगभग 1 साल से वो चक्कर काट रहे, चप्पलें उसकी घिस गई, उसका क्या? नहीं, बैंक लोन में अगर है तो बैंक लोन अगर लिया है तो वो तो देना पड़ेगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे बीपीएल है, चाहे गरीब है, चाहे कोई भी हो, वो उसको देना पड़ेगा। उसमें जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, वित्त मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है, उसको वन टाइम सेटलमेंट में जो हल्के से ब्याज का फायदा हो जाता है। मैंने अभी एक आदमी के अपने मोबाइल में ही लिया है, मैं उसकी मदद करूंगा। तो उनसे मैंने साफ कहा है कि तुम्हारा 3 लाख का लोन है, लगभग 2-2.25 लाख के आसपास तुम्हारा करवा दिया जाएगा। उसमें शर्त उसमें यही है कि जो पैसा लगेगा उस पर वो उनको एक ही बार में जमा करना पड़ेगा उनको। उस व्यक्ति ने पैसा जमा कर दिया है, उसके पास उसकी स्लिप भी मौजूद है, नो ड्यूज भी दिखा रहे हैं, लेकिन बैंक वाले क्या नहीं, वो 2 समस्याएं ऐसी आई है कि जो बैंक पीएनबी बैंक का एजेंट के माध्यम से वसूली की गई है, उसमें मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है, मैंने उसको मार्क को भी सीओ साहब को, पुलिस को मार्क किया है मैंने, और उनसे भी कहा है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में तहरीर दें और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। और उसमें बैंक भी सम्मिलित होगा तो बैंक भी दोषी है, अगर बैंक सम्मिलित नहीं होगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। समस्या ये हो जी, बिजली परेशान है। पिछले 1 साल से मेरा बिल जो घरेलू कनेक्शन है और 2 बिल 17,000 16,000 और मैं चक्कर काट के थक गई बिल्कुल। कितने केवी का कनेक्शन है? मेरा 3 केवी का जी। 3 केवी। हाँ। तो हर महीने कितना? महीना लगभग 1400-1500 रुपया का बिल आता जी। पहले मैंने एप्लीकेशन दी, मगर जी मीटर में गड़बड़ है, मीटर बदला गया और ब्याज बना लग रहा जी 70-80 हजार का बिल बन रहा। मैंने कहा मगर भाई ब्याज कम करवा दे, मगर जमा कर दूंगा मैं। क्या सुनवाई नहीं करते? बस सुनवाई क्या नहीं होगा, मुख्यमंत्री कर सको, हम कुछ नहीं करते। मैंने अपने कागज लेकर गया जी, मैं उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ नहीं होता, जो ये 17,000 का महीने में बिल तो गलत हो, ब्याज भी जुड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते।
बिल भी जमा नहीं कर रहा, ना बिल निकल रहा जी। 1 साल से वैसे ही परेशान नहीं हुआ बिल्कुल। आज शिविर लगा मैं, इसलिए कागज लेकर आज मैं। अभी कोई बात नहीं हुई जी, अगर सुनवाई होगी एसडीएम महोदय से, डीएम साहब से बात रखेंगे जी अपनी, डीएम साहब से। समस्या क्या है? भाजी हमने पीएनबी बैंक से केसीसी बनवाया था, पैसे हमने जमा कर दिए 10,000 रुपए 15 रुपए ब्याज के बने थे। केसीसी वाले आए हमारे पास बैंक के, उन्होंने कहा मैं ब्याज छुटवा रहा था सब, तब मुझे जमा कर दो। हमने बैंक में जाकर उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने आधे जमा करे, आधे जमा नहीं करे। ये नोट उठ गया था पक्का, हमने ना पूरे फुल पैसा कर दिया था। तो हमारा समस्या ये है, उनने वो हमारे को नोटिस भेज रहा पैसे लेकर, अरे वो बैंक में आए नहीं, सामने दिए थे, सबके सामने दिए थे, और वे जमा उन्होंने वहाँ दिखाए नहीं, आधे दिखाए नहीं। अब ये कच्चा नोट उठे और हम तुझे पक्का फैला के दे देंगे अगले महीने। अजी रोज जितने भी घर के 2-3 जोड़ी कहने लगे बस अगले महीने 1 महीने में 4 बार जाऊंगा। अब वो कहने लगे जी वो तो भाग गया फरोड़कर को, वो तो फरोड़कर को भाग गया, ये नोट ऊँचे रखा। अब ये कच्चा को पक्का आ जाएगा, सारा घर ही आ जाएगा। आपने बोला जी उनके एसडीएम साहब के पास, तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या मेरे खेत में पानी नहीं है। 1 मिनट 500 मीटर की दूरी तक मेरे पास कोई ट्यूबवेल नहीं है, जिसमें सरकारी नलकूप ने मुझे पानी नहीं दिया गया। 1 मिनट रुक जाओ, बोलने दो। मैंने भी लिख के दिया विधायक जी के, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी को अवगत कराया तुमने? जांच कराई मैंने। अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी साहब ने कहा कि देखेंगे, अभी तक के कोई व्यवस्था नहीं करी गई। कौन से गांव की दिक्कत है? गादरोना। कहाँ से कहाँ तक है पाइपलाइन? ये पाइपलाइन 276 से 279 तक की जानी है, 200 मीटर पाइपलाइन है, जिसमें मैंने उससे टैंकर मंगा के एस्प्रो करके जब गेहूं बो गए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो आपको विधायक जी ने लेटर दिया, इसकी भी अवहेलना की जा रही है? जी, इसमें भी कोई जांच नहीं हुई, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। ये मेरे पास रिसीविंग है मेरे पास। किया जा रहा है, बाकी जो हमारे पास पाइप था सभी को हमने डाल दिया है। इनकी जो डिमांड आ रही है वो डिमांड नोट करने के बाद पाइप की डिमांड की जाएगी और व्यवस्था करा दी जाएगी। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आपको प्रधान ने कोई सर्वे के लिए नहीं बोला, कोई आपको लेटर नहीं दिया। वो गलत है, वो निराधार है, वो कोई नहीं है। उसमें मैंने लेटर भी इनको दिखा दिया है जो उसमें बनाया गया है, उसकी डिमांड बनाई जा रही है। जो लेटर आया है उसको डिमांड बन रही है पाइपलाइन। पूरा ग्राम समाज को आश्वासन मिलेगा, जो जायज काम हो सारे काम होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। किसानों के हित के लिए ही काम किया जा रहा है। इसमें जो है किसी किसान को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, हमने जो है ना कोई लेटर नहीं दिया। जे साहब ने क्या समस्या क्या है? नाम क्या? समस्या है, मेरा नाम उस्मान है, ग्राम गादरोना। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, सरकारी ट्यूबवेल लगा था और जहाँ से पाइपलाइन जानी थी ना, वो जहाँ ट्यूबवेल लग रखी है, जे साहब ने लाइन वहाँ पूछवा दी जहाँ 1 बीघे के काश्तकार है, वहाँ लाइन नहीं पहुंची। जे साहब का कहना यह है, प्रधान ने मुझे लेटर दिया है लिख के, वहाँ से लाइन जानी चाहिए, और जे साहब प्रधान जी ने साफ मना किया, मैंने कोई लेटर नहीं दिया। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि प्रधान जी ने कहा? प्रधान जी ने बोला है जी, प्रधान जी ने बोला है वहाँ जहाँ पुछानी है वहाँ पुछानी है जी, पुछानी है जहाँ पहुँची हुई फिलहाल। और ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमें प्रधान जी ने दिया है लेटर, पुछानी है जी। प्रधान ने तो मना कर दिया, मैंने कोई लेटर नहीं दिया, नहीं कोई सर्वे किया। तो अधिकारी काम कर रहे हैं? अधिकारी बिल्कुल भ्रष्टाचार काम कर रहे हैं, 1 रुपया का काम नहीं कर रहे। जे साहब ये सामने मीडिया के सामने आने को साफ मना कर रहे हैं, जवाब भी देने को मना कर रहे हैं। क्या नाम है जे का? क्या नाम है? जे साहब का नाम आपको बता दीजिएगा। खबर सितारगंज से है, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने सितारगंज में कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान असलहों की बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद कोतवाली के सब इंस्पेक्टरों को पिस्टल, राइफल और रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियारों को खोलने और साथ ही लॉक करने जैसी जरूरत चीजों पर ट्रायल भी कराया गया है। और साथ ही इसके अलावा निरीक्षण के दौरान मुकदमे में पंजीकृत वाहन, रजिस्टर्ड कंप्यूटर, ऑफिस, शौचालय एवं नए भवन का निरीक्षण भी किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि पिस्टल, रिवॉल्वर का ट्रायल भी किया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार बदमाशों से मुठभेड़ भी हो जाती है, इसीलिए ट्रायल होना अनिवार्य है। और साथ ही निरीक्षण के दौरान पहले से काफी सुधार हुए हैं। मुकदमे में पंजीकृत वाहन, जरूरी कागजात, रजिस्टर का रखरखाव, कंप्यूटर कक्ष, ऑफिस और मेस, किचन जैसी महत्वपूर्ण जगह पर साफ सफाई और साथ ही रखरखाव संतोषजनक पाया गया।
अर्धवार्षिक निरीक्षण होता है, उसी क्रम में आज कोतवाली का निरीक्षण किया गया। कैंपस की साफ सफाई अच्छी है और डिस्प्ले सब अच्छा है। असले देखे गए और सब इंस्पेक्टरों को चूँकि पिस्टल और रिवॉल्वर से काम करना होता है, तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि बदमाशों से मुठभेड़ की स्थिति आ जाती है। हालांकि उत्तराखंड में कम चलन है, लेकिन यहाँ भी कुछ 4 जिले जो बड़े हैं वहाँ ऐसा हो जाता है। तो अपना जो पुराना एक्सपीरियंस था हमारा, जो हमारे साथ समस्या आती थी, उसी को लेकर के पिस्टल अगर इशू हो रही है तो सब इंस्पेक्टरों को डेमो दिया गया और बताया गया कि मौके पे जब आप इसे पिस्टल को कॉक करेंगे तो इसमें पिस्टल में बड़ी समस्या होती है डबल फीडिंग। एक चैम्बर में चला जाता राउंड, दूसरा चैम्बर के बाहर फंस जाता है, तो पिस्टल फायर नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में बदमाशों से मुठभेड़ में हमारा नुकसान हो जाएगा, बदमाश हमारा नुकसान करके भाग सकते हैं। तो डेमो चेक किया तो एक पिस्टल से फर्स्ट में ही डबल फीड हो गया, नहीं हुआ तो उसको फिर सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ हटाया गया। दूसरे पिस्टल ने 2 से 3 राउंड रिजेक्ट किए, उसमें हल्के सफाई की ज़रूरत है। तो सब इंस्पेक्टरों को सबको डेमो करके समझाया गया है और बताया गया कि इसकी ऑयलिंग वगैरह कर लें, क्योंकि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो सच्चा साथी जो है वो असला ही होता है। आपके साथी हो सकता है भाग जाए मौके से, लेकिन आपके पास में जो असला है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इनको बताया गया साफ़ सफाई ढंग से रखें और इसकी हैंडलिंग करते हैं। इसके अलावा दस्तावेजों की अगर बात करें और पूरे ग्राउंड की जो बात करें या पीछे आवासों की, तो किस तरीके से देखते हैं आप? जो देखिए अच्छी साफ़ सफाई रखी है इन्होंने और काफ़ी सुधार हुआ है पहले से। कुछ जगह जहाँ टाइल्स नहीं लगी है, इंटरलॉकिंग टाइल्स, वहाँ हमारे इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि वहाँ भी काम करा रहे हैं। जो हमारे वाहन जो माल मुकदमाती या लावारिस या एमवी एक्ट के हैं वो क्रम से लगे हुए हैं, नंबरिंग सब में पड़ी हुई है। काफ़ी कुछ अच्छा काम हुआ है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, मैथ्स में करवाएंगे इंस्पेक्टर साहब। और जहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं है वहाँ ये टाइल्स लगवाएंगे। कुल मिला के संतोषजनक और अच्छा निरीक्षण रहा। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर की पीएनजी महाविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विधायकों के लिए सिविल सर्विसेज के निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण केंद्र समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्त पोषित है और साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप तिवारी, निदेशक समाज कल्याण विभाग रहे। विशिष्ट अतिथियों में विश्वनाथ गौतम जिला समाज कल्याण अधिकारी और नैनीताल वासुदेव आर्य उप निदेशक एवं जसविंदर सिंह सहायक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर MC पांडे ने इस पहल को रामनगर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने नगर में रहकर ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकेंगे, जिससे भविष्य में रामनगर के विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप तिवारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा देश सेवा का सशक्त माध्यम है, जिसमें व्यापक अनुभव के साथ समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर कार्य करने का अवसर मिलता है। गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग की इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सरकार का यह एकमात्र राजकीय महाविद्यालय है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए यह सिविल सर्विसेज की निःशुल्क कोचिंग संचालित की जाएगी और साथ ही इस केंद्र में प्रारंभिक शिक्षाएं की तैयारी कराई जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार ब्रह्म विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। प्राचार्य प्रोफेसर MC पांडे ने प्रशिक्षण केंद्र का समन्वयक डॉक्टर नरेश कुमार को तथा सह समन्वयक डॉक्टर अलका को नियमित नियुक्त किया है और उन्होंने सभी विद्यालयों से जुड़े विद्यार्थियों से जुड़े इस अवसर पर आध्यात्मिक और साथ ही लाभ उठाने की अपील भी की। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर पुनीता कुशवाहा सहित अनेक शिक्षक गण वहां पर विद्यार्थी उपस्थित रहे। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में इस बार विभाग ने पहल की है कि रामनगर PNG कॉलेज और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू किए जाएं, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी प्रशिक्षित है और ये कोर्स कराने में सक्षम है। तो इसलिए इन 2 संस्थाओं का चयन किया गया है पहले चरण में और 50 बच्चों का बैच इसमें लिया जाएगा। रामनगर में 71 आवेदन प्राप्त हुए थे, तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने निर्णय लिया है कि हम सभी 71 स्टूडेंट्स को इसमें इंडक्ट करेंगे और ये 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी और संभवतः अगले हफ्ते HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी कैंपस में भी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो विभाग का उद्देश्य है कि जो बच्चे जिनको संसाधन प्राप्त नहीं हो रहे हैं या जिनकी वार्षिक
आय 2 लाख से कम है, उनको हमने इसमें चयनित किया है और आशा करते हैं कि ये कोर्स इनको काफ़ी लाभान्वित करेगा और फायदेमंद है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के आजाद नगर चौक स्थित मेडविन हॉस्पिटल के खिलाफ ग्रामीण की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने कड़ा एक्शन लिया है। जिला रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार की ओर से मेडविन हॉस्पिटल का अस्थायी पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। आदेश के अनुसार मेडविन हॉस्पिटल का पंजीकरण संख्या UKHDR DRA 2022643 अब वैध नहीं रहा है। बताते चले कि ग्राम बढ़ेड़ी राजपुतान निवासी शिकायतकर्ता द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद के माध्यम से मेडविन हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत के आधार पर उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल देहरादून द्वारा जांच की गई। जांच में अस्पताल में संबंधित आवश्यक दस्तावेज न प्रस्तुत किए जाने और साथ ही नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। मेडविन हॉस्पिटल के संचालक चिकित्सक का पंजीकरण भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और साथ ही वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मेडविन हॉस्पिटल आजाद नगर चौक रुड़की जनपद हरिद्वार के समस्त संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई जाती है। यदि आदेशों का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग, जिला रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण हरिद्वार और साथ ही उत्तराखंड मेडिकल काउंसिलिंग देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। देखिए, मेडिकल हॉस्पिटल में कुछ कमियां पाई गई थी और एक नेग्लिजेंस भी था, जिसके लिए पेपर तैयार करके भेज दिया गया था और उसको एमसीए के द्वारा उनके डॉक्टर की डिग्री को भी होल्ड कर दिया गया है और मेरे द्वारा अभी आदेश जारी कर दिया गया है और मेडविन को भी मैं बंद करने जा रहा हूँ। वो ऑन होल्ड है, ऑन होल्ड नहीं, हॉस्पिटल संचालित अभी लेटर चला जाएगा, हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा। देखिए, भवन से मतलब मुझे नहीं है, ये तो जो अथॉरिटी होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो देखती है। हमारे जो डॉक्टर्स के नाम से पैरामेडिक स्टाफ वहाँ पर है, जो सुविधाएं मेडिकल के हिसाब से है, वो है मेरे। खबर हरिद्वार से है, जहां भक्ति, आस्था और सुरक्षा तीनों का अद्भुत संगम आज मंदिर परिसर में देखने को मिला, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई है। एकादशी के शुभ दिन मां मनसा देवी मंदिर में वार्षिक भंडारे का आयोजन बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में चुन्नी चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगी है। मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत किया गया है। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम दर्शन कर सके। साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि स्वच्छ और सुंदर हरिद्वार की छवि और भी मजबूत हो सके। मां मनसा देवी मंदिर में दूर दूर से आए श्रद्धालु चुन्नी चढ़ाए आते हैं और साथ ही जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वे चुन्नी की गांठ खोलने हैं फिर आते हैं। और साथ ही भक्तों की सुविधा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए मंदिर को सुंदर और सुरक्षित बनाया गया। और साथ ही पैदल यात्रा कर मां के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है ताकि बुजुर्ग और थके हुए श्रद्धालु आराम कर सके। तो आज आपने देखा होगा, हमने पूरी मंदिर व्यवस्था जो है बहुत सुंदर बनाई हुई है। आपने देखा होगा हमने नए नए काउंटर भी बनाए हुए हैं और जो बीच में अवरोध हमारे बीच में था, आपने बाहर वो सीढ़ियां आदि देखी हुई थी, बैठने के लिए हमने वो जो कुर्सियां बनाई थी। तो हमारा प्रयास है कि जो मंदिर का एरिया, जितना भी हमारा एरिया, इसको स्वच्छ रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए और हम अपने प्रयास में सफल है। आज आपने देखा होगा पूरा सीसीटीवी, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कैमरे में नहीं है। पूरा जितना भी ये एरिया आपके उसमें कैमरे में है। हम यहाँ बैठे, हम यहाँ भी कैमरे में है। कहने का तात्पर्य हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी भक्ति यहाँ आएगा, जो भी श्रद्धालु यहाँ आएगा, उसको पूरी सुविधा मिले। और आज का दिन आप जानते हैं, आज हमारा माँ भगवती का दिन है। वार्षिक भंडारा हमारा होता है हर साल की भांति। इस साल भी हमने बड़े धूमधाम से भंडारा किया हुआ है और सभी श्रद्धालु आई हुई है। हमने आज देश विदेश से जो भी माँ भगवती के उपासक है, देखिए हमारी जो मनसा देवी है, मनसा का अर्थ है मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। जो भी हमने मन में कामना की है उसको पूर्ण करने वाली। और देखिए, कामना पूर्ण वही हो जाती है जो हमारे उसके अनुकूल हो। ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी कामनाएं करेंगे तो कामना पूर्ण होगी, वो नहीं होगा। जो भी छोटी मोटी कामनाएं वो पूर्ण हो जाती है। आप बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये बनूंगा, वो कामना नहीं होती है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा
चाहूंगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। और आज के दिन आपने देखा होगा, मैं समझता हूँ आज सुबह से अभी तक करीबन हजारों लोगों ने जो है धागे बांधे हुए हैं। जो भी चुन्नी वो माता जी की लेके आते, वो जहां भी लोहा मिलेगा, जहां भी कुछ खंबा मिलेगा वहां बांध देते हैं। बांधते इसलिए है कि उनकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। और मैं समझता हूँ जिनको भी इच्छा पूर्ण होती है वो लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते गुरुजी हमारी इच्छा पूर्ण हो गई है, वो गांठ खोलने दोबारा यहाँ आ जाते हैं। तो माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। हमारा पूरा प्रयास है आने वाले समय में 2026 में हमारा जो मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो और जो भी कुछ कमियां हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक की जाएंगी। और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जितने श्रद्धालु आए हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। खबर श्रावस्ती से है, जहां जनपद श्रावस्ती के गिलौला ब्लॉक में आज वोटर रेट्रोफिटिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को जल संरक्षण और साथ ही जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वाटर रेट्रोफिटिंग की पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि किस तरह वाटर रेट्रोफिटिंग के माध्यम से पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है और कम पानी में अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। वाटर रेट्रोफिटिंग से पानी की काफी बचत होगी और गाँव में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर इसे लागू करने से ग्रामीण इलाकों में जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में कई ग्राम प्रधानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और योजना को अपने अपने गांव में लागू करने की सहमति भी जताई है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में गिलौला ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में वाटर रेट्रोफिटिंग को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रधान जी, आज गिलौला ब्लॉक में रेट्रो फिटिंग का कार्यक्रम लगा है, मीटिंग हुई है, किट दिया गया है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको पता होगा कि गांव में ज़्यादातर बीमारी पेयजल से ज़्यादातर बीमारी फैलती है, क्योंकि पानी की सफाई से ही तमाम बीमारी दूर की जा सकती हैं। भारत सरकार चिंतित है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री आम जनमानस की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। इसलिए उन्होंने एक अभियान चला के जो पानी से तमाम होने वाली गंदगियां हैं, तो जो किट मिला है प्रधानों को, अभी 10 गाँव को लिया गया है। 10 गांव में वो किट जाएगा। हमारे प्रधान, हमारे जो कर्मचारी वो गांव में जाकर पानी की जांच करेंगे। अगर पीने वाला पानी होगा तो पिएंगे, नहीं तो उस नल को हम लोग बंद करेंगे, उस पर लाल क्रॉस का निशान लगाएंगे। वो पानी जांच करके अगर पीने योग्य है तो हम जनता को उपयोग करने कहेंगे, वरना अभी भारत सरकार जो जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत जो हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं उससे सारी बीमारियां वैसे दूर हो जाएंगी। लेकिन अभी चूँकि वो शुरुआती दौर में है, अभी कार्य चल रहा है, इस बीच में हम लोग ये कर रहे हैं कि साफ सफाई से। प्रधान जी, ये हर घर हर जल जो पानी टंकी लगी थी, इसमें पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ है। कहीं टोटी लगी है, कहीं नहीं लगी है। हर जगह काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं काम हो पा रहा है। लोग काफ़ी पीड़ित हैं। इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? इस विषय को एक गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे ग्राम प्रधान और जनता को भी मालूम होना चाहिए कि ये भारत सरकार से नामित संस्था काम कर रही है। उनको रोड काटने का, फिर बनाने का और सप्लाई करने का पूरी एक सिस्टम भारत सरकार ने सौंपा है, लेकिन कुछ लापरवाही हुई है, इससे काम पूरा नहीं हो पाया। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। कई जनपदों में कार्रवाई संस्था पर FIR भी हुआ और तेज़ी से काम हो रहा है, जल्द से जल्द पूरा होगा। ठीक प्रधान, धन्यवाद। आज रेट्रो वाटर फिटिंग गिलौला सभागार में आयोजित किया गया है, मीटिंग किया गया है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाह रहे हैं? रेट्रो फिटिंग जो है ये एक NGO द्वारा कार्य कराया जा रहा है। टाटा ट्रस्ट है जो, इसके द्वारा एक कार्य कराया जा रहा है, जिसमें 10 ग्राम पंचायतों को इन्होंने पहले चिन्हित किया। उन्हीं के प्रधानों को बुला करके आज मीटिंग के द्वारा की गई और इन्होंने बताया है कैसे हमारे सामुदायिक जो नल हैं उनका कैसे क्या नाम से पानी का जो निस्तारण होता है उसी के बारे में उन्होंने जानकारी दी। हाँ जी, एक जल जीवन मिशन का चला था पहले, वो पानी हर गांव में हर टंकी लग रही है। कहीं काम हुआ है, कहीं काम नहीं हुआ है, तो इसके उपलक्ष्य में एक और संस्था चली है, तो इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो एक संस्था, वो तो जल जीवन मिशन की तो दूसरी संस्था है।
जी जी। वो तो गाँव लेकिन अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन ये दूसरा संस्था चल गया है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना है? इन्होंने तो रेट्रो फिटिंग जैसे नल जो लगे हुए हैं उसमें आर्सेनिक जो पानी आते हैं उसके लिए इनकी NGO चल रही है, उसके सुधारने के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव दरियापुर बुजुर्ग के क्षेत्र में दहशत का कारण बना आदमखोर तेंदुए की रन थ्रू ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि वो मौत का शिकार हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताते चले कि आदमखोर तेंदुए की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत तेंदुआ काफी समय से क्षेत्र में लोगों के लिए खतरा बना हुआ था। वन विभाग द्वारा तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि की जा सके। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर सिहाली जागीर वन रेंज की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया है और वन रेंज ऑफिस लाए गए हैं। वहीं पर वन अधिकारियों ने बताया कि DFO के आदेश के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया गया कि तेंदुए के शव पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है, सिर्फ नाक से ब्लड आ रहा है। आशंका है कि ट्रेन से टकराने के बाद तेंदुए की मौत हुई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में राहत की सांस ली है क्योंकि तेंदुए को लेकर लंबे समय से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। जनपद बदायूं में शराबी युवक ने शराब के नशे में पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, उपचार के दौरान हुई मौत। जनपद बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव बमनौसी का रहने वाला 23 वर्षीय विनोद पुत्र नेम सिंह काफी समय से शराब पीने का आदी था। हर समय शराब पीता था और जुआ खेलता था। 14 नवंबर को शराब पीकर घर पर आया और शराब के नशे में पेट्रोल छिड़क कर उसने खुद को आग लगा लिया है, जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गया है। तो वहीं पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए जनपद के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान आज सुबह उसने दम तोड़ दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने मौत की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने विनोद के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सवाईजपुर तहसील क्षेत्र के नगला मजरा कन्हारी गांव में मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान गोविंद कटिहार पुत्र प्रकाश चंद्र कटिहार के रूप में हुई है, जो रात में फसल की रखवाली के लिए समरसेबल के पास बने छप्पर में सो रहा था। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9 बजे ग्रामीण द्वारा शव देखे जाने की सूचना पुलिस को दी गई है और परिजनों का कहना है कि मृतक के चेहरे पर चोट के निशान थे, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर थाना सवाईजपुर पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया है और साक्ष्य संकलित किए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी हरपालपुर श्री सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह लगभग 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गोविंद कटियार पुत्र प्रकाश चंद्र का शव मिला है। फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर ही जांच की गई है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मृतक 2 भाइयों में सबसे छोटा है और अविवाहित था। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं गांव में घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए उन्हें जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों से पर्दा उठ सकेगा। थाना क्षेत्र सवाईजपुर अंतर्गत आज प्रातः समय लगभग 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र सवाईजपुर अंतर्गत ग्राम नगरा कन्हारी निवासी गोविंद कटियार पुत्र स्वर्गीय प्रकाश चंद्र कटियार का शव अपने खेत में बनी ट्वेल पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। चेहरे पर चोट का निशान है। परिजनों की तहरीर पर सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पंचायत कार्रवाई कर शव को वास्ते पीएम भेजा जा रहा है। रेलवे ग्राउंड में पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या का खुलासा हुआ है। कानपुर रेलवे ग्राउंड में पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 24 घंटे में 2 हत्या आरोपियों को किया अरेस्ट। शराब के नशे में दोस्तों ने सिर में ईंट मारकर की थी हत्या। 500 रुपए उधारी मांगना बनी युवक की हत्या की वजह। रुपए मांगने पर हुई गाली गलौज का बदला लेने के लिए हत्या। कपड़े उतरवा कर पहले बेल्टों से पीटा और फिर कर दी हत्या। गोविंद नगर पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को अरेस्ट कर भेजा है जेल। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट बरामद किया है।
गोविंद नगर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड में की गई थी हत्या। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह और साथ ही अतिरिक्त निरीक्षक अभय कुमार सिंह, उप निरीक्षक अमित फौजदार, उप निरीक्षक मनीष कुमार, उप निरीक्षक विमल प्रताप सिंह, उप निरीक्षक हरिश्चंद्र, उप निरीक्षक शिवा सिंह और उप निरीक्षक प्रदीप सिहोरी, हेड कांस्टेबल विकास कुमार, कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल हिमांशु यादव, उप निरीक्षक अजय गंगवार, प्रभारी और साथ ही सर्वनशील दक्षिण डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी है पूरी जानकारी। हत्या की क्या वजह थी और किस तरह से जो है हत्या को अंजाम दिया? देखिए, कल मॉर्निंग में थाना गोविंद नगर को यूपी 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे ग्राउंड में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके पास में एक बाइक भी खड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना गोविंद नगर की टीम, फॉरेंसिक की टीम एवं सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर जो बाइक मिली थी उस बाइक के माध्यम से इस मृतक के परिजनों के नंबर ट्रेस हुए और उसके आधार पर इन परिजनों को सूचना दी गई थी। परिजनों ने आकर के शव की पहचान की, जिसका नाम राहुल अवस्थी पुत्र राम प्रकाश, जो मूल रूप से वैसे तो नरवल के रहने वाले थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ बसंत विहार थाना क्षेत्र में संजय गांधी नगर में आवासित थे। ये लड़का राहुल अवस्थी एक रमईपुर में पेट्रोल पंप पे पूर्व में सेल्स बॉय का काम करता था और यह अत्यधिक शराब पीने की इसकी शिकायत थी, जिसके कारण इसको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था और ये वर्तमान में करीब 10 दिन से अपने घर पे ही रह रहा था। इसके मित्र कामता शर्मा और कामता शर्मा का ही एक भतीजा मोहित शर्मा, ये लोग प्रायः इनका 3-4 का एक ग्रुप था और ये लोग शराब पीते थे और 2 दिन पहले शराब पीने के दौरान ही इनकी गाली गलौज हुई थी और अभियुक्तों का यह आरोप है कि मृतक ने उनको मां बहन की गालियां दी और काफ़ी अपमानजनक व्यवहार उसके साथ किया था। इसी से ये लोग उससे नाराज़ थे। पुनः जब परसों की रात में ये लोग शराब पिए, लगभग 10:30 और 11 बजे के आसपास में इन्होंने 3 जगहों पे शराब पी थी और जब ये लोग अत्यधिक नशे में हो गए तो फिर बाइक जो कि मृतक की थी उसी से ये लोग रेलवे ग्राउंड में आए हैं और इसको जो है वहाँ पर पहले तो बेल्ट से मारा और उसके बाद जब उससे लगा कि इससे इसकी मृत्यु नहीं होगी तो फिर वहाँ पर जो ईंट पड़ी थी उस ईंट से इसके सिर पर प्रहार करके इसकी हत्या कर दी और अब मृतक और उसकी बाइक को वहीं छोड़ करके ये लोग फरार हो गए थे। इसमें 200 रुपये की लेन देन बात जो इन्होंने बताई है प्रेस में चली है। फैक्ट ये है कि 500 रुपये मृतक की बहन से कामता ने उधार लिए थे शराब पीने के लिए और ये उस पैसे को मांगता था कि भाई हमारी बहन के पैसे आप वापस कर दो। एक विवाद वो भी था, लेकिन इसमें मुख्य कारण जो आया है शराब के अत्यधिक नशे में इन्होंने और उस अपमान का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की है। सर घटना डीसीपी साउथ ऑफिस और चौकी के चंद कदमों की दूरी पे था और लगभग हत्या आरोपी 1 घंटे मौके पर है। पुलिस की कार्रवाई पे नहीं सवाल की। देखिए, वो काफी सुनसान इलाका है, आपने देखा होगा रेलवे ग्राउंड काफी बड़ा है और पीछे जंगल का क्षेत्र है, तो इस वजह से वहाँ पर पुलिस हमारी नहीं पहुँच पाई, लेकिन फिर भी हम लोग भविष्य में इस पर ध्यान देंगे कि वहाँ पर प्रॉपर पेट्रोलिंग हमारी उस स्थान पे भी हो। इसमें जो दोनों अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा घटना में पूर्णतः होना स्वीकार भी किया गया है और उनकी निशानदेही पे जो आला कत्ल ईंट था वो भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें FIR पूर्व से ही मृतक के पिता की तहरीर पर दर्ज है और इसमें हम लोग ठोस साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करेंगे। नहीं, अपराधियों का पुराना कोई आपराधिक इतिहास इनका नहीं है, बट ये जानकारी में आया है कि ये कामता मनवर टाइप का व्यक्ति था। पूर्व में इसके खिलाफ 151 की कार्रवाई हनुमान विहार थाना क्षेत्र से हुई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में NHAI की टीम ने कार्रवाई करते हुए NH 334 पर बिना अनुमति लगाए गए 12 यूनिपोल और साथ ही 10 बड़े होर्डिंग JCB से हटाए हैं। साथ ही सड़क किनारे अवैध रूप से फल, सब्जी और कपड़े बेचने वालों को भी हटाया गया है। NHAI अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कोहरे के चलते सड़क सुरक्षा के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का भी काम किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में सोमवार की शाम करीब 5 बजे एआईएमआईएम पार्टी के पूर्वांचल सचिव संजय सिंह प्रधान ने अपने निजी आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कई अहम मुद्दों पर लेकर चर्चा की। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह प्रधान ने कहा कि शासन द्वारा मीट, मांस, मछली और साथ ही मंडी और साथ ही मुर्गों की दुकानों को उजाड़ा जाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सब्जी मंडी के लिए प्रशासन द्वारा स्थान निर्धारित किया गया है, उसी तरह मछली व मीट मंडी के लिए भी वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में उजाड़ी गई दुकानों के कई दुकानदार और उनके परिवारजनों से उनकी मुलाकात हुई है, जो रोते बिलखते अपनी पीड़ा बता रहे थे। दुकानदारों का कहना है कि यही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है और जिससे वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परिवार का पालन पोषण करते हैं। एआईएमआईएम नेता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उजाड़े गए दुकानदारों को तत्काल मंडी के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए ताकि वे दोबारा अपने रोजगार शुरू कर सके। इसके साथ ही संजय सिंह प्रधान ने चंदौली स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज के भवन जर्जर हालत में है और साथ ही दीवारें टूटी हुई हैं, सरिया बाहर दिखाई दे रहा है तथा खिड़की दरवाजे भी खराब अवस्था में है। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना देश के वरिष्ठ नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा की गई थी, लेकिन आज इसकी स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिले के राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह, साधना सिंह और मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कभी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज की दुर्दशा का मुद्दा लखनऊ या सदन में गंभीरता से नहीं उठाया, जबकि इसी कॉलेज में जेई और इंजीनियर तैयार होते हैं और साथ ही जो जिले और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। एआईएमआईएम पूर्वांचल सचिव ने जिले के तीनों सांसदों और सदर विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि वे इन समस्या का निवारण करें। अभी आपने प्रेस वार्ता किया, क्या है मामला? मामला ये है, पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। संजय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।